सोचिए, एफबीआई के पास एक बहुत पावरफुल आदमी के खिलाफ 60 चार्ज का केस बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म, वो भी चुपचाप। आज हम उसी 2007 की कंट्रोवर्शियल डील को समझेंगे जिसने जेफरी एप्स्टीन को कानून की गिरफ्त से बचा लिया। और हाँ, ये सब कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर आधारित है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक इतनी मजबूत फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एप्स्टीन को शायद उम्र कैद तक दिला सकती थी, वो एक सीक्रेट और इतनी ढीली ढाली डील में कैसे बदल गई। चलिए, इस कहानी के जो हैरान करने वाले मोड़ हैं उन्हें समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना, इस कहानी का जो सबसे जरूरी कानूनी कागज है उसे समझना बहुत जरूरी है। नॉन प्रोसिक्यूशन अग्रीमेंट, जिसे एनपीए भी कहते हैं। अब आसान भाषा में कहें तो ये सरकार और किसी सस्पेक्ट के बीच एक डील होती है कि भाई हम तुम पर केस नहीं चलाएंगे। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, एप्स्टीन वाला एनपीए इतना अलग था कि उसने पूरे जस्टिस सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। तो चलिए सबसे पहले उस डील के चौंकाने वाले नतीजों पर ही नजर डालते हैं, जिसे बाद में कहा गया जीवन भर का सौदा। जी हाँ, जीवन भर का सौदा। 2018 में मियामी हेरल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस सीक्रेट अग्रीमेंट को यही नाम दिया था। और ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि इसकी जो शर्तें थीं वो सच में हैरान कर देने वाली थीं। तो डील थी क्या? देखिए, एप्स्टीन ने स्टेट लेवल के कुछ छोटे मोटे चार्जेस मान लिए। इसके बदले में उसे काउंटी जेल में 13 महीने से भी कम की सजा मिली। लेकिन असली नाम तो कुछ और ही था। वो थी फेडरल इम्यूनिटी। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि एफबीआई की वो जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी ना, जिसमें दर्जनों गंभीर आरोप थे, उसे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि ये जो नरम डील थी, ये हमेशा से प्लान का हिस्सा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि शुरुआत में तो प्रोसिक्यूटर्स एप्स्टीन के खिलाफ एक ऐसा तगड़ा केस बना रहे थे जो उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल सकता था। आप यहां देख सकते हैं कि मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। बात 2005 में लोकल पुलिस की जांच से शुरू हुई। 2006 आते आते ये एफबीआई की एक बड़ी फेडरल इन्वेस्टिगेशन बन गई, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन लीप ईयर। और मई 2007 तक तो प्रोसिक्यूटर्स के हाथ में एक मजबूत चार्जशीट का ड्राफ्ट भी तैयार था। मतलब सब कुछ एक बड़े ट्रायल की तरफ ही इशारा कर रहा था। और ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। उस ड्राफ्ट चार्जशीट में 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 60 आरोप थे। सोचिए जरा, 60 काउंट्स। इससे पता चलता है कि फेडरल केस कितना ज्यादा सीरियस था, जिसे बाद में यूं ही छोड़ दिया गया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पलट गया? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक जबरदस्त केस की तैयारी अचानक एक सीक्रेट डील में बदल जाती है। ये जो बयान है, ये सीधा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की अपनी इंटरनल रिपोर्ट से लिया गया है और ये बहुत बहुत जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि उस वक्त के यूएस अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा ने इन्वेस्टिगेशन के जरूरी स्टेप्स पूरे होने से पहले ही केस को रफा दफा करने का फैसला कर लिया था। ये एक बहुत ही असाधारण कदम था। अब जरा इस डील की शर्तों को देखिए। ये किसी भी आम केस से बिल्कुल अलग थीं। एप्स्टीन को तो फेडरल इम्यूनिटी मिली ही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके 4 साथियों और किसी भी संभावित साथी को भी पूरी तरह से बचा लिया गया। इसका मतलब यह था कि भविष्य में इस पूरे नेटवर्क के किसी भी आदमी पर केस नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी शर्त, ये सब कुछ पब्लिक से एकदम छिपा कर रखा जाएगा। सालों बाद जस्टिस डिपार्टमेंट की अपनी ही एक इंटरनल वॉचडॉग एजेंसी ने भी माना कि ये डील गलत थी। उन्होंने इस तरह की छूट को चिंताजनक या ट्रबलिंग बताया। अब देखिए, सरकारी भाषा में चिंताजनक का मतलब होता है ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। किसी भी अनजान सहज षड्यंत्रकारी को इस तरह से बचाना, ऐसा तो लगभग कभी सुना ही नहीं गया। इस पूरी डील का शायद जो सबसे घटिया पहलू था वो ये था कि एप्स्टीन के विक्टिम से इस जानकारी को जानबूझकर छिपाया गया था। और ये कोई इल्जाम नहीं है, ये एक फेडरल कोर्ट का सीधा सीधा फैसला है। कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूटर्स ने विक्टिम्स को सिर्फ अंधेरे में ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस डील को छिपाने के लिए एप्स्टीन के वकीलों के साथ बाकायदा मिलकर काम किया। ये स्लाइड इस धोखे को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ विक्टिम्स को बोला जा रहा था कि भाई आप धैर्य रखें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनकी पीठ पीछे उस डील पर महीनों पहले ही साइन हो चुके थे, जिसने फेडरल इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दिया था। और आखिरकार अदालतों ने भी इस धोखे पर अपनी मुहर लगा दी। एक फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार ने क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट का उल्लंघन किया है। ये एक फेडरल कानून है जो विक्टिम्स को हक देता है कि उन्हें न्याय प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उनकी बात सुनी जाए। एक ऐसा हक जो यहां उनसे पूरी तरह से छीन लिया गया था।
इस सीक्रेट डील का असर सालों तक महसूस किया गया और इसी वजह से जवाबदेही के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे सामने आया। इस पूरी सच्चाई को बाहर आने में 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसकी शुरुआत हुई 2008 में, जब विक्टिम्स ने एक केस फाइल किया। फिर 2018 में मियामी हेराल्ड की जबरदस्त रिपोर्टिंग ने इस दबे हुए मामले को फिर से जिंदा कर दिया और आखिरकार 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में नए फेडरल चार्जेस का सामना करना पड़ा, उस सीक्रेट डील के पूरे 12 साल बाद। सालों के पब्लिक प्रेशर के बाद जस्टिस डिपार्टमेंट ने अपनी एक इंटरनल जांच की और उनका जो नतीजा निकला वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने माना कि अकोस्टा का फैसला खराब था, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यानी कि पेशेवर कदाचार नहीं था। अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इसका मतलब था कि किसी को भी ऑफिशियली जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन ये नतीजा बहुत से लोगों के गले नहीं उतरा। विक्टिम्स के वकीलों ने तो इसे सीधा सीधा कवर अप कहा। जांच में पता चला कि अकोस्टा के ईमेल्स का एक पूरा साल रहस्यमयी तरीके से गायब था। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जस्टिस डिपार्टमेंट के अपने ही इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर जनरल को इस मामले की पूरी तरह से जांच करने से रोक दिया गया था। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है। जब पावरफुल लोग सीक्रेट डील करते हैं, जब विक्टिम्स के अधिकारों को कुचला जाता है और जब सिस्टम खुद अपनी जांच करने में नाकाम रहता है, तो फिर असली जवाबदेही कहाँ मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के केस से कई ज्यादा बड़ा है और हमारे पूरे न्याय के सिस्टम पर एक सवाल उठाता है।